आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरने वाली है। आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले इस बात का ऐलान किया। तब से उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तब से बीजेपी सहित कई विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसका नाम ले लिया, मूड ऑफ हो गया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिससे दिल्ली नहीं संभल रही वो 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को कैसे संभालेंगे। वहीं यूपी के शिक्षा मंत्री ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया यहां आकर देखें, सूबे के स्कूल के बारे में जानकारी लें। और इसी के साथ में इस पर बयानबाजी तेज हो चुकी है। और जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश का इस बार का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी भी लड़ने वाली है, तब से लेकर अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और वहीं बीजेपी के नेता सीएम केजरीवाल को आड़े हाथों ले रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नेता अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। सीएम केजरीवाल ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उत्तर प्रदेश का। क्या कुछ तैयारियां हैं आपके इसको लेकर या फिर सिर्फ बयानों में ही है? देखिए, हमारे जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, किसी भी देश में चले जाए और लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली में मॉडल कायम करा है। आज दूर दूर से लोग शिक्षा प्राप्त करने दिल्ली आते हैं, इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं, मोहल्ला के लिए देखने के लिए दिल्ली आते हैं, सीसीटीवी कैमरे की महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली को देखा जाता है, डीटीसी बस में मार्शल दिल्ली में देखा जाता है। तो आज दिल्ली देश की राजधानी पूरे हर विश्व में चर्चा में है। अब दिल्ली तो बाहर चले जाइए, वहां भी चर्चा में है। अमेरिका जाइए, अमेरिका में भी दिल्ली चर्चा के अंदर है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या करा। और दिल्ली में तीसरी बार हम सरकार बना के आ रहे हैं। और बीजेपी की दशा क्या रही, अमित शाह जी भी उतर गए, धर्म की राजनीति भी कर ली आप लोगों ने, क्या हो गया उसके अंदर। तो हम दिल्ली का मॉडल यूपी में जाकर दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन अजय शर्मा जी, बात तो ये भी है ना कि अगर दिल्ली में 3 बार सरकार बन गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश के अन्य हिस्सों में भी आपकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। देखिए पूजा जी, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी के लोग यूपी के बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनका परिवार दिल्ली के अंदर रहता है, वो रोजगार करने दिल्ली के अंदर आते हैं, वो दिल्ली की व्यवस्था देखते हैं। आज वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आए, यूपी के अंदर इलेक्शन लड़े। वहां के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को आना चाहिए। एक ईमानदार राजनीति होनी चाहिए, धर्म की राजनीति हटनी चाहिए, जातिवाद की राजनीति हटनी चाहिए। आज यूपी के अंदर धर्म की और जातिवाद की राजनीति चल रही है। आज लोग समझदार हो गए कि जातिवाद से पेट नहीं भरता है। अजय शर्मा जी, बात तो ये भी है ना कि यूपी में पहले से ही दो जो पार्टियां हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। कांग्रेस भी मजबूत है, वहीं अब तो बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत है। तो क्या इन दोनों ही पार्टियों के बीच में अपनी जो जमीन है वो आम आदमी पार्टी बना पाएगी? देखिए, आपने कहा कि बीजेपी मजबूत है, कहाँ बीजेपी मजबूत है? आज हमारे युवा रोजगार नहीं है, फांसी लगा रहे हैं। रोजगार के लिए तो सर काफी ज्यादा काम भी कर रहे हैं, जैसा कि सीएम हमेशा बात कह रहे हैं। और रोजगार तो दिल्ली में कहाँ इतना ज्यादा मिल रहा है? देखिए, दिल्ली में कहाँ रोजगार नहीं है। अभी हमने लाखों की संख्या में मार्शल लगा दिए, सिविल डिफेंस के लड़के लगा दिए। रोजगार तो हम दिन पे दिन दे रहे हैं, जगह जगह रोजगार बढ़वा उन लोगों के लिए। कहाँ रोजगार नहीं दे रहे दिल्ली सरकार। हॉस्पिटल के अंदर नई नई वैकेंसियां निकल रही है, भर्ती हो रही है, हॉस्पिटल नए नए बन रहे हैं, स्कूल नए बन रहे हैं, उसमें वैकेंसियां निकल रही है। आप कह रहे रोजगार नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए, यूपी में रोजगार कहाँ से मिल रहा है? सर, मैं तो बताती, लेकिन बात वही है ना कि मैं बीजेपी के कोई प्रवक्ता नहीं हूं जो आपको बताऊं कि यूपी में कहां रोजगार मिल रहे हैं। हम तो बस सवाल ही कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से जो भी सवाल होते हैं, जनता के सवाल होते हैं या फिर जो भी पार्टी के सवाल होते हैं, हम तो वही सवाल पूछेंगे, बताएंगे तो नहीं ना। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, पर यूपी के अंदर आप मुझे एक काम अच्छा बताइए ना, यूपी के अंदर क्या काम हो रहा है? आज सारे के सारे यूपी के अंदर अच्छा काम तो सर बीजेपी के ही नेता होंगे, वही बताएंगे, मैं नहीं बता सकती। अगर बात की जाए, एक सेकंड, बात की जाए दिल्ली की, दिल्ली में अभी कोरोना के काल में कितनी ज्यादा परेशानी हुई थी। सरकार ने बहुत ही जल्दबाजी की थी। कई लोगों ने कहा भी था कितनी जल्दबाजी से जो भी ट्रेनें हैं वो ना शुरू की जाए, मेट्रो ना शुरू की जाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक बार फिर से वहां पर कोरोना की रफ्तार है वो तेजी से बढ़ने लगी। देखिए, दिल्ली में जो कोरोना के लिए होम क्वारंटाइन करा गया और जगह जगह टेस्टिंग करी गई, जगह जगह हॉस्पिटल बनाए गए, आज भी हॉस्पिटल खाली हैं।
आज भी बेड खाली है, आज भी वेंटिलेटर खाली है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हम तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात और बोली, कोरोना से जीना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉलीपॉप देनी नहीं आती, हमें झूठ बोलना नहीं आता, जैसे हमारे देश ठीक है के सर, बिल्कुल। और आपके जितने भी जो सवाल थे जो आपने मुझसे पूछे थे, लेकिन वो जवाब मेरा देने का कोई औचित्य नहीं है। आपके इस जवाब के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीजेपी से नेता मृत्युंजय सिंह जी। सर, स्वागत है आपके एनबी न्यूज पर। मृत्युंजय झा, माफ करिएगा, मृत्युंजय झा जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से अजय शर्मा जी ने ये बात कही है कि ये बताएं कि यूपी में कैसे रोजगार दिया है सरकार ने। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, कहते हैं कि जिनके स्थिति इतनी है, दिल्ली में बदतर स्थिति है कि लोगों की रफ्तार, चाहे कोरोना कंट्रोल की बात हो, चाहे सुविधाओं की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, उस हर मामले में जो भी कुछ देखने की बात हो, केजरीवाल सरकार फेल साबित हो रही है, ये सब कह रहे हैं। और जहां तक यूपी की बात कर रहे थे, उन्होंने तो पूरे देश में ताल ठोका था। क्या हुआ था? बनारस में जाके ताल ठोका था मोदी जी के खिलाफ, क्या हुआ था? तो कहते हैं कि जितनी पंख रहे, इसमें ताकत रहे, उतनी उड़ान भरनी चाहिए। तो दिल्ली में लोगों को जिस तरह से उन्होंने किया है, जिस तरह से लुभावने व्यवस्था बना करके, फ्री बिजली, फ्री व्यवस्था, फ्री पानी, ये सब दे करके, लोभ दे करके, लालच दे करके, लेकिन सर उससे लोगों को तो सुविधा हुई है। फ्री पानी दिया है, फ्री बिजली दी है, उससे लोगों को तो सुविधा हुई है ना। देखिए, सुविधा जो बेसिक चीज है वो आप देंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेंगे। बेसिक चीज मोदी जी ने कहा कि हम जनता को सुविधा दे रहे हैं उस परिस्थिति में जब जनता विपत्ति में हो, लेकिन जब वो विपत्ति में नहीं हो तो जनता को इस सरकार के साथ, इस देश के साथ मिल के चलना चाहिए। ये पहली प्राथमिकता है। आप सब कुछ सुविधा देने की बात कर रहे हैं, सब फ्री करने की बात कर रहे हैं, जो बेसिक चीज है उसको फ्री करने की बात कर रहे हैं, तो फिर बाकी सुविधाओं कैसे खड़ा करेंगे? और यही कारण है कि आज फेलियर हो रही है केजरीवाल सरकार। लेकिन सर एक बात तो है ही सर कि जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है तो चीजें सुधरी हैं। ऐसा नहीं, स्कूलों की स्थिति काफी ज्यादा सुधरी है। अगर यूपी की शिक्षा की बात की जाए तो यूपी में अभी भी शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा व्यापक नहीं है, अभी भी बहुत कमजोर है। देखिए, यूपी और दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली के अंदर कितने विधानसभा है? यूपी में 403 विधानसभा है। सवाल ये है कि दोनों की स्थिति देखेंगे तो डायमेंशन देखेंगे, गलत देखेंगे, बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, व्यवस्थाएं भी यूपी में बेहतर है। आज यूपी सरकार की चारों तरफ तारीफ हो रही है, सरकार ने काम करके दिखाया है। लंबे समय तक मायावती, लंबे समय तक अखिलेश की सरकार रही है, उसलिए उत्तर प्रदेश में क्या डेवलपमेंट उसको देखिए और आज का डेवलपमेंट देखिए, फर्क दिखाई देगा। लेकिन वो ये बोल कौन रहे हैं? ये केजरीवाल के लोग बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं जिनकी हैसियत वहीं तक सीमित है, दिल्ली से आगे बढ़ने तक का काम इन्होंने नहीं किया। शुरू में ताल ठोकने का पूरे देश में काम किया था। ठीक है अजय, ठीक है मृत्युंजय जी, आपकी बात जो भी है। अजय शर्मा जी कह रहे हैं कि आपके जिस तरीके से आप पंख फैला रहे हैं, आपकी इतनी बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, या फिर जो भी आप जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं झा साहब को ये बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बिहार के पूर्वांचल के लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों ने सरकार बनाई, और ये झा साहब हमें सिखाए गए। झा साहब बता रहे यूपी की तरक्की बता रहे हैं, यूपी का फ्लाईओवर बनते हैं, रातों रात गिर जाते हैं, ये तो आपकी व्यवस्था है। अरे आप 200 करोड़ का फ्लाईओवर 500 करोड़ में बनाते हैं, वो भी आपका गिर जाता है। अरे झा साहब के अंदर धर्म ग्राउंड किसको गाली दे रहे हैं? क्या यूपी के लोग पूर्वांचली नहीं है? दिल्ली में जो रहे वही पूर्वांचली है। मैं झा साहब कब कह रहा हूँ आपसे? मैं तो कह रहा हूँ यूपी यूपी में पूर्वांचली है, यूपी पूर्वांचल में आता है, बिहार पूर्वांचल में आता है, झारखंड पूर्वांचल में आता है। मैं क्रेडिट दे रहा हूँ लोगों को। चाहते हैं? अरे मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। क्या चाह रहे हैं आप जो हैमर कर रहे हैं, यानी यूपी के पूर्वांचली जो है वो गलत है। अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ, जो रह रहे वही पूर्वांचली सरकार बनाई दिल्ली में। दिल्ली चाह रहे हैं आपसे। पूर्वांचल के भाई लोग हैं जिनकी बात आप अभी चर्चा कर रहे हैं, क्या यूपी और बिहार के लोगों को ये आईना दिखाएंगे आप? यूपी और बिहार के नाम पर दिल्ली चल रही है, आप पूरी यूपी बिहार के लोग ही दिल्ली में यूपी बिहार के केजरीवाल पूर्वांचली नहीं है, केजरीवाल पूर्वांचली नहीं है। पूर्वांचल के लोगों के आधार पर केजरीवाल की राजनीति चल रही है, रोटी चल रही है। अगर पूर्वांचल के लोगों ने अगर नहीं सुनना तो डिबेट बंद कर दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए मेरी। मैंने कहा यूपी बिहार के लोगों ने, मैं सारे स्टेट के लोगों की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर रहते हैं सारे स्टेट के लोग।
और यूपी के हो, बिहार के हो, हरियाणा को, कहीं के भी हो, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। दिल्ली में सरकार बनाई उन लोगों ने। मैं अरे तारीफ कर रहा दिल्ली हूँ के उन लोगों लोग, की। जो पूर्वांचली दिल्ली में रहते हैं होशियार है, बाकी लोग आपको यूपी के लोग मूर्ख हैं। अरे मैं वही तो, कहने का आप कहाँ की तर्क बात ले जा रहे नहीं हैं? है आपका। आप कहाँ की बात यूपी ले जा के रहे लोगों को हैं? आप मूर्ख कर रहे हैं। अरे नहीं, आप कितने यूपी का के लोगों मूर्ख को है? आप मूर्ख मैं कर कह रहा रहे हूँ हैं। समझदार यूपी लोग के हैं। लोग बुद्धिमान उन नहीं लोगों ने है। दिल्ली में बिहार सरकार के लोग बनाई बुद्धिमान केजरीवाल। नहीं, जो बिहार में रहते हैं, जो यूपी में रहते हैं, यूपी के लोग पता बुद्धिमान नहीं नहीं ज्यादा है। कहाँ की डिबेट कर रहे हैं आप लोग, कहाँ की डिबेट कर रहे हैं? झाजी और अजय जी, झाजी और अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। ये बात आप तो आपस में ही लड़ने लग गए, जनता के नाम पर लड़ रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप जनता की सेवा करें, जनता के लिए काम करें, लेकिन जनता के लिए लड़ना तो ठीक नहीं है ना, कि यहाँ पर हमारे लोग हैं, वहां पर हमारे लोग हैं। ये तो कोई बात नहीं होती। आप उनके लिए काम करिए। ये तो पूरे भारत के ही लोग हैं, चाहे वो दिल्ली में जाएं या फिर यूपी के हों। मैंने इनसे कहा कि पूरे क्यों कहा कि भाई यहाँ के लोग दिल्ली के अंदर बुद्धिमान आते हैं? हैं, यूपी के लोग स्टेट के बुद्धिमान लोग नहीं थे, समझदार हैं। नीतीश जी को चुन ये लिए। उन्हें मूर्ख बता रहे हैं, बिहार के लोग बुद्धिमान नहीं थे कि नीतीश मैंने जी को कहा लोगों ने चुन दिल्ली लिए। में सरकार और यहाँ बनाई, दिल्ली के वो लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अरे भाई, तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति में खुश है, और वही राजनीति यूपी के अंदर लेके आएंगे। इन्हें पता नहीं मृत्युंजय झा जी और अजय शर्मा जी, बहुत कम ही वक्त है हमारे साथ में, और जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े, जो भी बातें आपने रखी, उसके लिए आपका तमाम बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में अगली खबर की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने बजट 2021 पर मंथन शुरू कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में टिकाऊ सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही बजट 2021 यह भी सुनिश्चित करेगा कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहे। बता दें कि वित्त मंत्री 2020 और 2021-22 का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि बजट 2021 को लेकर अलग अलग सेक्टरों से सुझाव मिल रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 को लेकर कहा कि इसमें काफी अधिक समग्रता होगी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि 2020 और 21 के बजट अनुमानों में सरकारी उधार 7 लाख करोड़ रुपए आंका गया था। बाद में इसे संशोधित कर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस महामारी से निपटने के लिए अब तक 30 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान कर चुकी है। और इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन रॉय जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपके एनवी न्यूज पर। थैंक यू पूजा। 2021 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं सरकार ने, और इसी के साथ में सुझाव भी मांगे हैं जनता से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूजा, ये जो बजट है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की, वो बहुत ही क्रिटिकल है देश के लिए, देश के लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये कोविड के बाद का ये पहला बजट होगा। इसमें मुझे लगता है कि दो मुख्य बातें हैं जिस पर कि सरकार को भी फोकस करनी चाहिए और जो एक्सपर्ट्स हैं उसको भी सुझाव देने चाहिए। कोविड की वजह से देखिए करोड़ों लोगों की नौकरियां गई है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डेली वेजर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हेल्थ का जो स्थिति है कितना कमजोर है अपने देश में, हमें इस बात का बड़ी ही अच्छी तरीके से एहसास कोविड ने करा दिया कि हेल्थ के मामले में आप बहुत ही फिसड्डी देश हैं आप। एजुकेशन के मामले में भी हम एक्सपोज हो गए कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए, हम सिर्फ देखते रह गए। तो ये जो चार चीज है, एक जो गरीब लोग हैं जिनकी नौकरियां गई है, हेल्थ सिस्टम अपना इतना फ्रेजाइल है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो पा रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए भविष्य में किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। और एक बात मैं पूजा कहना चाहूंगा कि क्रिटिकल एरियाज में हमें पैसे खर्च करने चाहिए, ना कि ऐसी चीजों में पैसे खर्च करने चाहिए जिसको कि हम रोक सकते हैं, टाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि चूंकि आपके पास लिमिटेड, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हमारे पास जितना फॉरेक्स रिजर्व है उससे ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज है, इसलिए हम ज्यादा बोरो लेकर के इधर उधर पैसा खर्च करने के बजाय हमें एसेट्स क्रिएशन पे और हमारा ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि 2021 की बजट में नहीं, आगे से हमारा अप्रोच इंटायरली डिफरेंट होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल सेंट्रिक होनी चाहिए पूजा।
बिल्कुल। और राजीव जी, बात ये भी है कि इस बार सरकार शीतकालीन सत्र नहीं लेकर आ रही है, तो इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए पूजा, ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और मुझे लगता है कि स्थिति ऐसी है कि आज की तारीख में देखिए कोविड का भी प्रॉब्लम है, सरकार कई फ्रंट्स पे देश स्ट्रगल कर रही है और अभी फार्मर्स का भी एजिटेशन चल रहा है। तो विंटर सेशन उन्होंने नहीं लाया, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। तो मुझे लगता है क्या कि उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही ऐसा डिसीजन लिया होगा। जी राजीव जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने तबलीगी जमात में शामिल लोगों को राहत दी है। देश में कोरोना महामारी के संबंध में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप तबलीगी जमात पर है। इस मामले में कई विदेशी लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने कथित तौर पर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे 36 विदेशियों को बरी कर दिया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 14 देशों के विदेशियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने ठोस सबूत नहीं मिलने पर 6 देशों के 8 विदेशी नागरिकों को भी आरोप मुक्त कर दिया था। उनके खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। आपको बता दें कि कोरोना के काल में तबलीगी जमात आयोजित हुई थी, जिसमें कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। कई विदेशी नागरिक भी थे जो कि इसमें शामिल हुए थे और इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अब इस मामले में विदेशी लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था उन्हें बरी कर दिया गया है। 36 विदेशियों को कोर्ट ने बरी किया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 14 देशों के विदेशियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। और ये भी बात सामने आई थी कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना वायरस देश के कई हिस्सों में फैला था, क्योंकि उसमें तबलीगी जमात में शामिल होने वाले कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 36 विदेशियों को बरी कर दिया है। सबूत नहीं मिलने से उन विदेशियों को बरी किया गया है। और इसी के साथ में अधिक जानकारी के लिए राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, तबलीगी जमात में जिन लोगों पर आरोप थे कि उन्होंने कोरोना वायरस को फैलाया है, 36 ऐसे विदेशी नागरिक थे, उनको बरी कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जैसे बात करें जो तबलीगी जमात के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को फैलाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जरूर रही थी, क्योंकि लगातार वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आए थे। और कैसे सरकार ने उनको काफी चेतावनी भी दी थी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मगर उन्होंने माना नहीं था। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अल्लाह का कहर है, अब कुछ नहीं होगा। मगर हर तरीके से अब जब जिस तरीके से 36 जमाती जो बाहर के विदेशी लोग थे वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण फैलाने में
उनकी भूमिका जरूर थी, मगर उनको अब रिहा कर दिया गया है। तो वो सरकार भी अब देखेगी किस तरीके से कार्य करना है इसके अंदर। जी तो राजीव, जिस तरीके से जब भी आरोप लगाए गए थे, कई सारे देश के नागरिक भी थे अलग अलग हिस्सों से जो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, कोरोना के काल में शामिल हुए थे, उनको लेकर अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो बात करें तो दिल्ली पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं जो और भी जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश करी। मगर जिस तरीके से 36 जमातियों को जो रिहा किया गया है वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। मगर दिल्ली पुलिस अभी भी लगी हुई है और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उनका साथ देती नजर आ रही है। जी राजीव, जो शुरुआत में तबलीगी जमात आयोजित हुई थी, तो क्या पुलिस को या फिर वहां की स्थानीय सरकार को कोई जानकारी नहीं थी? क्योंकि बाद में जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला तो आनन फानन में लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें तबलीगी जमात की, जो क्योंकि नियामुद्दीन जो थाना है और वो जस्ट जो कह सकते हैं जो दरगाह बनी हुई है उसके अंदर जस्ट कुछ ही कदमों का फर्क है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को पता होना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा था वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता था। और जो एक चीज स्पष्ट है, जब इतने बड़ी तादाद के अंदर तबलीगी जमात इकट्ठे हो गए तब जाके प्रशासन की नींद खुली थी। और उससे पहले वो कहीं ना कहीं यही टाल मटोल करने की कोशिश कर रहे थे। मगर जिस तरीके से उनको बाद में अरेस्टिंग किया गया है, उनका चेकअप किया गया है, यहाँ तक कि जो तबलीगी जमात के जो कह सकते हैं मौलाना थे उनको भी ढूंढना गया था। काफी हद तक वो फरार भी रहे और कहीं ना कहीं बाहर रहे। मगर एक चीज स्पष्ट है, कहीं ना कहीं तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना वायरस को फैलाने के लिए अंदर कहीं ना कहीं भूमिका जरूर निभाई है। मगर सरकार अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जुटी हुई है और दिल्ली पुलिस मतलब तमाम पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है अभी भी। राजीव, इतनी ज्यादा संख्या में एकत्रित वहां पर हुए थे लोग और उनको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि भागने में कामयाब हुए और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुराग नहीं है, जिन्होंने कोरोना वायरस को प्रकोप को बढ़ाया था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस को जो फैलाने में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पहली भूमिका उन्हीं की थी कि जो तबलीगी जमात के, क्योंकि जिस तरीके से वो इतने बड़ी तादाद के अंदर और एक जगह के अंदर इकट्ठे हुए थे वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि हर देश से लोग बाग आए हुए थे और कहीं ना कहीं काफी बड़ी तादाद के अंदर थे और पुलिस कर्मी को कह सकते हैं पुलिस लोगों को उनकी जानकारी नहीं मिली, ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। मगर इसके ऊपर कई बार सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो तबलीगी जमात के जो लोग हैं अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस की पकड़ से फरार है और उनको पुलिस अभी भी ढूंढ रही है और कहीं ना कहीं अरेस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं कार्रवाई जारी है और कार्रवाई के अंदर देखना है कि दिल्ली पुलिस कितने बड़े सबूत जुटा पाती है। जी राजीव, मौलाना साहब जिन्होंने इसे आयोजन किया था इस तबलीगी जमात का, उनको लेकर अभी क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मौलाना की बात करें तो मौलाना अभी भी दिल्ली पुलिस की पकड़ से कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े से फरार है। क्योंकि उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि हम होम क्वारंटाइन के अंदर है, हम सरकार से भाग नहीं रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सरकार के सामने है, सरकार को सब पता है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी वो इसी तरीके से छुपे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने उनके ही अंडर में इतनी बड़ी तादाद के अंदर तबलीगी जमात के जो लोग इकट्ठे हुए थे और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके वहां से एक दूसरे पूरे देश के अंदर फैलने का काम किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को फैलाने की जो भूमिका थी उनकी वो सवालिया निशान खड़ा करता है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से अभी भी पुलिस जुटी हुई है और कहीं ना कहीं सबूतों को जुटाने की कोशिश कर रही है और कई जो फरार है उनको ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। मगर अभी भी कोई बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं लगी है। जी राजू, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।